ठीक है। अब देखो आपका एप्टीट्यूड का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। इसमें आपके 30 से 40 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे एप्टीट्यूड के, जो आपके गेट 2020 के हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के। The Raman is a confident of speaking English that in 6 months at he has been practicing regularly. अब देखो ये ध्यान रखो, जैसे ये 6 मंथ है, जब आपको विद इन मतलब होता है आपका विद इन कोई डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होगा, है ना, तो वो आपका आता है विद इन 6 मंथ एट ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग रेगुलरली फॉर द लास्ट 3 वीक्स। ठीक है, 4 किसके लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, और ये अगर लास्ट 3 डेज होता है तो वो सब आपका सिंस वगैरह आए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। His knowledge of the subject was excellent, but his classroom performance was extremely poor. देखो ऐसा होता भी है कि आप हो सकते हो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो, लेकिन जब कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है या फिर एग्जाम वगैरह होते हैं तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है वो किसी अलग लेवल की होती है, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच पता होती है। ठीक है ना, तो वो भी ठीक होता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है बट का मतलब ये होता है कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट होंगे, मतलब ये स्टेटमेंट तो बोल रहा है अच्छा है लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ, है ना, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के लिए आपका बट का यूज करा जाता है। सेलेक्ट द वर्ड दैट फिट्स द एनोलॉजी। एनोलॉजी क्या होता है, जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ होना चाहिए। लाइक कुक क्या होता है, खाना, और खाना बनाने वाले को भी हम कुक ही बोलते हैं, तो बेसिकली एक वर्ब है और जो इसको काम को कर रहा है वो कुक है। फ्लाई मतलब उड़ना होता है, उड़ने वाले को फ्लायर बोलते हैं, है ना। The day of a 21st century witnessed the melting glaciers oscillating between giving too much and too little to the billion of the people who depends on them for the fresh water। ठीक है, ग्लेशियर जो बर्न होते हैं उस समय फ्रेश वाटर मिलता है। The UN climate report estimates without deep cuts to man-made emissions at least 30% of the northern hemisphere surface, ठीक है, could melt by the end of the century। ठीक है, given this situation of the imminent global exodus of the billion of the people displaced by the rising seas, nation states needs to rethink their carbon footprint for political concerns, if not for the environmental ones, right। अब आपके क्या हो रहे हैं, मेल्टिंग ग्लेशियर हो रहे हैं, ठीक है, और बिलियंस ऑफ पीपल उससे इफेक्ट होंगे। तो देखो नेशन स्टेट्स डू नॉट हैव द एनवायरमेंटल कंसर्न, ऐसा नहीं है, उनको भी कंसर्न है। गिविंग दिस सिचुएशन ऑफ द इमीडिएट गोल ऑफ द बिलियंस ऑफ पीपल, द नेशन स्टेट्स नीड टू रीथिंक, राइट, उनको आवश्यकता है रीथिंक करने की। अब ये नहीं पता कि वो कंसर्न है नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा है द कार्बन फुटप्रिंट फॉर द पॉलिटिकल कंसर्न। ठीक है, नेशनल स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन मेड एमिशन, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जो गवर्नमेंट्स वगैरह हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबल हैं, स्टेट रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, बिलियन ऑफ द पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैन मेड एमिशंस। और देखो मैन मेड एमिशंस के लिए कुछ इंडस्ट्री हो सकती है, हो सकती है ना, ये लिखा भी है यहाँ पे, टू मच और टू लिटिल टू द बिलियन ऑफ द पीपल हु डिपेंड्स अपॉन द यूएन क्लाइमेट, राइट, विदाउट डीप कट्स, मतलब ये नहीं दिखाया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इंडस्ट्री है या लोग हैं, सारे लोग हैं, तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। बिलियन ऑफ द पीपल आर अफेक्टेड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर, ये बिल्कुल ठीक है, क्या भाई बिलियन ऑफ द पीपल आपके इफेक्ट होंगे इससे। देर आर द मल्टीपल राउट्स फ्रॉम ईच नोड 1 टू नोड 2। देखो आपका ये नोड 1 है और ये आपका नोड 2 है, इससे पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। आप यहाँ से ऐसे पहुंच जाओ, यहाँ से ऐसे पहुंच जाओ, यहाँ से ऐसे पहुंच जाओ, आपको मिनिमम तरीके का राउट बताना है। जो ये एज है इस पे जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपको मिनट को शो कर रहा है कि टाइम कितना लग रहा है, और ये आपके टोल्स हैं, ए बी सी डी ई एफ आपके टोल्स हैं। जैसे ही आप टोल से पहुंचोगे तो आपको कुछ चार्ज होगी मनी को, ए पे पहुंचोगे, बी पे पहुंचोगे, सी पे, डी पे, यहाँ पे कुछ चार्ज होगी मनी आपसे, राइट। तो जैसे आप ए पे पहुंचे तो ए जो टोल प्राइस ए और ई का है वो 200 रुपए है, तो ए का भी 200 है और ई का भी 200 है, ये 200 है, और 100 किसका है, बाकी सबका, जितने भी बाकी हैं इन सबका 100 है, जितने भी ए बी सी डी बचे बाकी सबका 100 है। अब देखो मुझे मिनिमम पहुंचना है, अब आपको मिनिमम देखोगे एक तरीका क्या है यहाँ से पहुंचने की, ऐसे फॉर एन एग्जाम्पल एक ऐसा ये 300 रुपए में यहाँ तक जाए, फिर बी भी आपने टोल पे खड़े होकर 100 रुपए दिए, 300 और 400 और 200, 600 रुपए में पहुंचे। अगर ऐसे ही यहाँ पे पहुंचोगे तो ये 100, फिर ये 0, फिर आप बी पे फिर से 100 रुपए दोगे, 200 और 200 200 400, तो ये आपका मिनिमम रूट है आई। अगर आप सब रूट को देखोगे तो आई एफ बी जी, देखो 95 वर्षांत यहाँ पे 0 था, तो आपको दिख रहा है बी पॉइंट पहुंचने का, एक तो ये 300 वाला है और एक 100 में पहुंच गए। अगर यहाँ से आओगे तो भी लंबा पड़ रहा है आपका, फिर यहाँ पे 2 टोल पड़ रहे हैं, तो इसमें आपका एक ही टोल पड़ रहा है, एफ भी सॉरी टोल पड़ेगा 100 का और यहाँ भी 100 का पड़ेगा, तो आपका 100 100 200 300 और ये 200 500 का टोटल पड़ेगा। अगर आप यहाँ से जाओगे तो 200 300 400 ये, लेकिन 500 और 500 600 हो जाएंगे। यहाँ से जाओगे तो ये 200 हो गया, ए पे आपका 200 है टोल का जो है, तो ए पे 200 है, फिर 200 तो 400 तो 600 हो जाएगा, तो ये भी ज्यादा है। तो आपका 1
FB2, 1FB2 इज अ शॉर्टेस्ट पाथ है जो पहुंचाएगा आपको। जीएसटी टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल ठीक है, इंट्रोड्यूस इन इंडिया 2017 एंड इज इम्पोज्ड ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज एंड इट सबस्यूम्स ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट फ्यू, ठीक है। इसने क्या करा था, जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, राइट, सर्विस टैक्स हो गया आपके, और जो टैक्सेस होते हैं उनको रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने एक जीएसटी जो है इंप्लीमेंट करा था, ठीक है। इट रिप्लेसेस ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस एक्सेप्ट फ्यू, मतलब सारे को नहीं कर पाया, मैक्सिमम कर दिया, लाइक 95% टैक्स को कर दिया, लेकिन 5% टैक्स अभी थोड़े और बचे हुए हैं। इसके अलावा इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये बहुत मेन है। डेस्टिनेशन मतलब जीएसटी आपको देखो गुड्स एंड सर्विसेज जब आपकी डिलीवर होती है तब आपका लगता है, लाइक अगर शॉपकीपर कोई सामान बेच रहा है तो वो शॉप जो जिसको सामान बेच रहा है, जो कस्टमर से वो पैसा लेगा तो उस पर लगेगा। डेस्टिनेशन पर डिपेंड कर रहा है कि माल कहाँ पे जा रहा है। इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज यूज, बिल्कुल ठीक है, जैसे ही आपने गुड्स या सर्विस दी जहां पे ये डेस्टिनेशन हुआ वहीं पे टैक्स लगेगा। एंड इट इज नॉट इम्पोज्ड एट द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन वेयर द गुड्स कम। सपोज करो एक कंपनी है, ये कंपनी गुड्स बना रही है, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा जब तक ये एंड यूजर तक नहीं पहुंचता, तब तक ये जीएसटी, मतलब वो इसको अलग चार्ज करेंगे, बट द मेन थिंग है तो जीएसटी विल बी चार्ज टू द कस्टमर बाय द जो भी आपका शॉपकीपर वगैरह होंगे, तो इट्स एंड मतलब एंड सर्विस का टैक्स है। GST also have a few components specific to the state government and union government, ये आपके IGST, state GST वगैरह होते हैं। GST is imposed on the production of the goods and the services, नहीं प्रोडक्शन पे नहीं होता, ये तो जब आपका ट्रांसफर होगा सर्विस, मतलब जब आपका डेस्टिनेशन पर टैक्स, जब आपको बेचोगे तब आपको लगेगा ना, मैन्युफैक्चर कंपनी बन रहे हैं वहां ना लगेगा। इट इंक्लूड्स ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, नहीं, कुल इनडायरेक्ट टैक्सेस फिर भी अभी रह गए थे, इसने कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया तो कुछ रह गए थे। जीएसटी इम्पोज्ड एट द पॉइंट ऑफ द यूसेज एंड द गुड्स एंड सर्विसेज, ये बिल्कुल ठीक है ना, डी। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, P इज इक्वल टू 3, देखो PQRST, जब तक आप इसको सीक्वेंस, देखो ये बहुत मुश्किल होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। P को हमने 3 लिखा है, R को हमने 27 लिखा है, T को हमने 243 लिखा है। उन्होंने पूछा है Q प्लस S क्या होगा अगर कोई ऐसा पैटर्न चल रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा पैटर्न क्या चल रहा है। P से स्टार्ट हो रही है, इसको 3 की पावर 1 लिख रहे हैं, इसको 3 की पावर 3 लिख रहे हैं, 3 की पावर 3 27 होता है, इसको 3 की पावर 5 लिख रहे हैं, तो यानी ये 3 स्क्वायर लिखा होगा इन्होंने, और इसको 3 4 लिखा होगा, यानी Q आपका 3 स्क्वायर इट इज 9 होगा, और 3 की पावर 4 इट इज 80 होगा, तो 9 प्लस 81, तो कितना आंसर हो गया C90। तो इस तरीके कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें। द फिगर बिलो शोस एन एनुअल रिंग, देखो इसमें क्वेश्चन बताया था, ये आपकी एनुअल रिंग है ऐसी, ये सर्कल है, आपको जो ये वाला एरिया है, जो अनपेंटेड एरिया है वो निकालना है। आपने जो रिंग का ये वाला एरिया कुछ पेंट कर रखा है इन जगह पे, ठीक है, जो पेंट कर रखा है आपके ऐसे एन सर्कल है, तो देखो आपका जो ये वाला एरिया होगा ये पूरा आपका पाई बी स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें से अगर मैं ये एरिया माइनस कर दूं तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा, टोटल एरिया, ये पूरा बाहर का एरिया मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, इट्स अ टोटल, जिसको बोलते हैं एनुअल रिंग, इसका एरिया आ गया। अब इसमें आपने इतना पेंट कर रखा है, अब जो पेंट कर रखा है इसमें एक सर्कल का निकालो, ये सर्कल है, इस सर्कल का एरिया कितना होगा, इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस देखो ये बी है टोटल, ये वाला पूरा, और यहां से यहां तक ए है, तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, बी माइनस ए बाई 2, ये डायमीटर हुआ। तो जो आपका एक सर्कल है जो पेंट हो रहा है, इसकी ये रेडियस जो डायमीटर है वो सॉरी बी माइनस ए है, तो रेडियस आपकी बी माइनस ए बाई 2 हो जाएगी। इस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, बी माइनस ए बाई 2, इसका स्क्वायर, तो पाई बी माइनस ए का स्क्वायर बाई 4। ये एक सर्कल का एरिया ऐसे एन लगे है, तो टोटल सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया टोटल का एन। तो अगर मैं इसमें से, ये आपका एरिया है टोटल एनुलर रिंग का ये, ठीक है, अगर मैं इतने में से ये जो पेंटेड सर्कल है इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास अनपेंटेड वाला आ जाएगा, अनपेंटेड वाला, तो अनपेंटेड का आपका कितना होगा सर, जो एनुलर सर्कल का जो ये रिंग है इट इज पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं ये वाला एरिया एन इंटू पाई बाई 4 बी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो आपको यहां से जो है ये वाला एरिया मिल जाएगा जिसका ए जो है राइट आंसर है। Two straight lines are drawn perpendicular to each other in the xy plane, ये आपका xy plane है, that is x and the y. If the alpha and beta, आप कोई भी लाइन मान सकते हो, मान लो कि एक लाइन ऐसी है जो x के पैरेलल है, एक लाइन ऐसी है जो x के पैरेलल है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ऐसे बना दी, कोई भी लाइन है सबके लिए सेटिस्फाइड करेगी कंडीशन। If the alpha and the beta are the acute angle the straight line makes with the x axis, तो ये वाले एंगल जो है, ये वाली लाइन जो है, ये x एंगल का कौन सा जीरो एंगल बना रही है, 0 डिग्री,
और ये वाली जो बना रही है y, वो बीटा के साथ आपका कौन सा एंगल बना रही है? 90 डिग्री बाई x के साथ। x के साथ पूछा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 0 दैट इज 90 डिग्री। तो मतलब ये भी दो लाइनें जो सेटिस्फाइड करेंगी, तो आप जो है ऑप्शनल बेस से भी अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग 2014 से 2018 इज शोन इन द फिगर। ये 2014 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, इसका आपको टोटल रेवेन्यू गिवन है ये, राइट, शोन इन द फिगर। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन द ईयर, इन द ईच ईयर, जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है द कंपनी 500 मिलियन रुपीज, एक्सपेंडिचर कितना है ईच ईयर का? 500 मिलियन पर ईयर है। एंड द एग्रीगेटेड प्रॉफिट और द लॉस ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी, आपको ये निकालना है। तो आप टोटल रेवेन्यू निकाल लो पहले। रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 2016 में 800 था, फिर ये 700 हुआ, 800 प्लस 700, देख रहे 100 से कम हो रहा है, 600, ये देख रहा है ये आपके 600 वाली लाइन है ना, ये 500 है, फिर ये 400, तो 600, 500 और 400। तो ये आपको सिर्फ 5 साल का ही निकालना, तो ये 5 साल का आपने निकाल दिया। तो इसको अगर आप सम करोगे तो 3 ईयर आएगा। एक्सपेंडिचर कितना है? 500 रुपए हर 500 मिलियन का हर ईयर का है, तो 500 इंटू 5 हो जाएगा 2500। इन्होंने पूछा था एग्रीगेट प्रॉफिट और द लॉस ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई? इतना आपका खर्चा है, इतना रेवेन्यू है, तो इन दोनों का डिफरेंस, तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा 3000 माइनस 2500, क्योंकि आपका रेवेन्यू इतना है, खर्चा ही है। प्रॉफिट पूछा किस पर है? परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है? ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है आपका? 2500। तो दिस मच प्रॉफिट हैव बीन अकर्ड, दिस इज द प्रॉफिट, और इतना आपका एक्सपेंडिचर है इनटू 100। तो सोल्व करोगे तो 500 डिवाइडेड 2500 इंटू 100, तो 1/5 और 20%। तो सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन आई एग्री, देखो जब भी आप एग्री का यूज करते हो ना, तो एग्री विद आपका आता है नाउन के लिए, जो आपका लिविंग बीइंग होगा, पर्सन, और एग्री टू आपका आता है वर्ब के लिए, जो आपकी एडवाइस वगैरह होती है ना, तो ये आपका पर्सन और ये वर्ब। तो हम while I agree to his proposal, क्योंकि उसके प्रपोजल की बात कर रहे हैं यहाँ पे पर्सन खुद नहीं है, बट आई डू नॉट एग्री विथ हिम। ठीक है, तो ए इज योर राइट आंसर। द रीसेंट मेजर टू इंप्रूव द आउटपुट वर्ल्ड इंक्रीज द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन टू आवर सेटिस्फैक्शन। अब देखो पूछा रीसेंट मेजर करे हैं हमने, कौन से मेजर करने हैं? वर्ल्ड को इंप्रूव करने के लिए। तो जो भी हमने मेजर करे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ पॉजिटिव बात कर रहा है, तो वो इंक्रीज करेंगे लेवल ऑफ द प्रोडक्शन टू आवर सेटिस्फैक्शन। तो डिक्रीज तो हो नहीं सकता है, स्पीड भी नहीं लग रहा, इक्वलाइज नहीं लग रहा, इंक्रीज। सेलेक्ट द वर्ड दैट फिट्स द एनालॉजी। व्हाइट से आपका व्हाइटनिंग आया, तो लाइट से क्या आएगा? आइटनिंग आएगा, बी। इन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग एवर सीन इन 142 years of टेस्ट हिस्ट्री, ठीक है, बेन स्टोक्स upped द टेम्पो इन अ 5.5 hour लॉन्ग स्टे, वो 5.5 घंटे क्रीज पर आता, of 2019 balls including this match 6, this match 4, and saw him finish on a 35 not out as England squared the 5 test match series based on their connection in the given passage which the following does not। अप्ड का मतलब क्या है? देखो उसने अप्ड कर दिया टेम्पो, मतलब उठा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो अप्ड इंक्रीज बिल्कुल ठीक है। टेम्पो, टेम्पो आप समझते हो, मतलब जो टेम्पो इज लाइक इंथुसियाज्म, मतलब आप बोल सकते हो जील, उत्साह। टेम्पो मतलब पूरी इनिंग का टेम्पो ही बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये होता है। सो डेट सो हिम फिनिश, मतलब जो उसने मतलब इतने 6 और इतने 4 मारे, और जो इतने घंटे क्रीज में रहा, उसी के कारण वो इतना रन बना पाया, उसी कारण आपका इंग्लैंड जीत पाया, मतलब 135 में नोट आउट रहा। कैसे क्यों नोट आउट रहा? क्योंकि जो वो इतने लंबे उस पर रहा। तो ये आपका ये है, तो बिल्कुल ठीक है रिजल्ट इन। स्क्वायर्ड ऑफ का मतलब होता है इक्वल, जब बोलते हो ना द इंडिया वॉन द लास्ट मैच एंड द सीरीज गॉट स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड मतलब बराबर हो गया, स्क्वायर्ड ऑफ हो गया, इक्वल, इट्स नॉट अ लॉस्ट, इट्स नॉट अ लॉस्ट, इट्स इक्वल, तो ये बी गलत है। दे आर द 5 लेवल P Q R S T इन अ लीनियर सप्लाई डेट चेन बिफोर, ठीक है, ये आपके 5 लेवल हैं, P Q R S T। At each of the 5 level, the price of a product is increased by 25%। मतलब अगर यहाँ कोई प्रोडक्ट जा रहा है, तो यहाँ पे 25% इंक्रीज होगा, फिर जो आएगा उसका अगले से 25% इंक्रीज होगा, फिर जो आएगा उसका 25% इंक्रीज होगा, ऐसे 25% इंक्रीज होगा, 25% इंक्रीज होगा, और फिर फाइनल कस्टमर को मिलेगा। इफ द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस एट लेवल P एट अ कॉस्ट ऑफ 1 यहाँ पे 120 रुपए का आपको प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट इज द प्राइस पेड बाय द कस्टमर? कस्टमर कितना 5 बार इंक्रीज करना है मुझे, 120 था 25% से बढ़ा रहा हूं तो 1.25 हो जाएगा,
फिर इतना भी आपको मिल रहा है, इतने का और 25% बढ़ेगा, फिर से 1.25 कर दो, फिर इतने का और 25% बढ़ेगा, फिर से 1.25 हो जाएगा, फिर इतने से और 1.25 बढ़ेगा तो इतने से 25% हो जाएगा। बहुत सिंपल है। तो 120 इंटू 1.25 की पावर 5, इफ यू सॉल्व इट विल बी 366.21। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, climate change and the resilience deal with the two aspects: reduction of the sources of the non-renewable energy resources and the reducing the vulnerability of the climate change aspects. The terms mitigation and the adaptation are used to refer these aspects. ठीक है, आप climate change कर रहे हो and the resilience deal, mitigation का मतलब होता है reduce करना और adaptation का मतलब है उसका आदी होना, है ना। Which of the following adaptation is best supported by? डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। The mitigation deals with the action taken to reduce the use of the following. देखो मिटिगेशन को तो करे, मिटिगेशन तो डील ही करती है कि आपको रिड्यूस करना उसको यूज को फॉसिल फ्यूल्स को। मिटिगेशन का मतलब ही रिड्यूस होता है। फाइंड आउट द मिसिंग एलिमेंट इन द फॉलोइंग फिगर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ यू सी इट राइट, ये आपका फिगर है, यहाँ पे ये 5 लिखा है, यहाँ पे लिखा है एच। एच का देखो अगर आप देखोगे तो ए बी सी डी, आपको सबकी नंबरिंग याद होनी चाहिए, है ना। एफ जी एच, इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एच को 8 लिखते हैं, मुझे तो सबकी याद है। ऐसी एक्स को 24 लिखते हैं अल्फाबेटिक में, ये 9 आता है यहाँ पे, मैं सबकी नंबरिंग लिख रहा हूँ अभी। ये आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। एन बीच में, एन को 14 से दिखाते हैं, यहाँ पे टी है 20 से दिखाते हैं। तो अगर आप देख रहे होगे कैसे बन रहा है, तो ये वाला नंबर जो है इन दोनों को सम करके क्या है, डेट इज 14। आप 14 में 6 जोड़ोगे 20 आएगा, 14 में 6 माइनस करोगे 8 आएगा। ऐसी 14 में आपने 10 जोड़े इधर तो 24 आ गया, इधर ही 10 माइनस कर दो तो 4 आ जाएगा। 4 को हम डी से दिखाते हैं, तो मतलब हो क्या रहा है, ये नंबर 10 बढ़ा, ये नंबर 10 कम हो गया। मतलब आपको कोई पैटर्न ढूंढना होता है। पैटर्न आपको दिख गया है, ये 10 प्लस है और ये 10 माइनस है, ऐसे ये 6 प्लस है और ये 6 माइनस है, और इन दोनों का सम करके बीच वाला आ रहा है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न ढूंढना होता है। डी इज योर राइट आंसर। It was estimated that the 52 men can complete a trip in a newly constructed highway connecting cities P and Q in 10 days. जो 52 मैन है, आप मान लो कि एक मैन जो है m यूनिट काम करता है, तो 52 m कितना करेगा, 52 m इंटू 10 डेज में वो काम करते हैं, ये आपका टोटल वर्क है। इट इज योर टोटल वर्क, राइट। ड्यू टू एन इमरजेंसी 12 मैन वर सेंट टू अनदर प्रोजेक्ट। आपके 52 में से 12 तो कहीं और चले गए, बचे कितने, 40। तो ये 40 लोग जो है कितने ज्यादा दिन लेंगे ये तो कंप्लीट करने में। तो 52, अगर एक दिन में एक वन मैन एक दिन में कितने यूनिट करता है, 1 डे में m यूनिट, मैंने ये एज्यूम करा। तो 52 मैन एक दिन में कितना करेंगे, 52 m यूनिट, और 10 दिन में कितना करेंगे, इतना। अब 52 12 चले गए, कितने बचे, 40 बचे, तो 40 m जो है एक दिन में इतना करेंगे। मान लो कि t दिन में वो फिनिश करते हैं आप, तो ये वर्क तो बराबर होगा, राइट। तो 52 m इंटू 10 इज इक्वल टू 40 m इंटू टी। ये आपका 4 से गया और ये 13 से गया, ये और m से m कट गया, तो t इक्वल टू 13 डेज। उन्होंने लेकिन ये नहीं पूछा कितने दिन लगेंगे, उन्होंने बोला हाउ मेनी मोर देन द ओरिजिनल एस्टिमेटेड डेज। ओरिजिनल में आपको कितने लग रहे थे, 10 दिन, अब कितने लग रहे हैं, 13, तो ज्यादा कितने लग रहे हैं, 13 माइनस 10, मतलब 3 दिन आपको ओरिजिनल से ज्यादा लगेंगे। एन इंजीनियर मेजर द 3 क्वांटिटीज एक्स वाई जेड इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आपने थ्री क्वांटिटी मेजर करी एक्स वाई जेड। She finds that they follow a relationship that is represented by the following figure. The product of the x and y linearly varies with the z. मतलब x y का प्रोडक्ट है, राइट। इसको एक वो मान लो कि कोई और वेरिएबल मान लो, लाइक k मान लिया। तो जो प्रोडक्ट है x y का वो लीनियरली वेरी करा है z के साथ। अब लीनियरली वैल्यू की फंक्शन क्या होती है, अगर आपका ये तो a z प्लस b, यही तो हो जाएगा। द k इज वेरिंग विद द स्ट्रेट लाइन, और k क्या है, x y है, तो मैं लिख सकता हूँ x y इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई लीनियरली वेरीज विद द जेड। ठीक है, फॉर फिक्स जेड एक्स इज प्रोपोर्शनल टू द वाई। इसने पूछा कौन सा गलत है, मान लो मैंने जेड को फिक्स कर दिया। इफ द जेड इज फिक्स द ए एंड बी आर द कांस्टेंट, देन एक्स वाई विल बी फिक्स्ड एंड एक्स विल बी द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाई। ये प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल ठीक है, मतलब फॉल्स पार्शनल, तो यही हमारा आंसर होगा। ये भी देख लेते हैं, फॉर फिक्स्ड वाई, अगर मेरा वाई फिक्स्ड है तो वाई को फिक्स कर दो, तो x आपका z के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फॉर फिक्स x, अगर मैंने x को फिक्स कर दिया तो मेरा y z के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहीं से दिख रहा है, z इज प्रोपोर्शनल टू द y। x y y z इक्वल टू कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है, z से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो आपको दिख जाएगा कि वो कांस्टेंट आ सकते हैं ना, अगर ये b हटा दो तो मतलब आपका a तो जो है बिल्कुल गलत है।
2 pie charts given below the show the data of the total student and only girls registered। ये आपको दिखाता है टोटल स्टूडेंट का डेटा है कि टोटल स्टूडेंट में आपके इतने बच्चे आर्ट्स में हुए हैं, उतने ही दिखा भी रखा था। परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स इनरोल्ड डिफरेंट स्ट्रीम इन अ यूनिवर्सिटी एंड द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स, ये गर्ल्स का डेटा। अगर टोटल गर्ल्स आपकी कुछ होंगी तो उसमें 30% यहाँ पे आर्ट्स में गई है, ऐसे करके आपको डेटा दिखा रखा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन द यूनिवर्सिटी 5000, 5000 बच्चे जो है यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हुई हैं। एंड द नंबर ऑफ द गर्ल्स जो है 1500 है। गर्ल्स आपकी कितने टोटल 1500 है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज इनरोल्ड इन द आर्ट्स, आपको रेशियो निकालना है नंबर ऑफ द बॉयज इनरोल्ड टू द आर्ट्स टू द गर्ल्स इनरोल्ड इन द मैनेजमेंट, इनका रेशियो निकालना है। तो पहले आप आर्ट्स में टोटल निकाल लो। आर्ट्स में टोटल कितने हो जाएंगे 5000 इंटू इसका 20%, 20% कितना होता है 1/5, मतलब 1000 बच्चे जो है आर्ट्स में है। अच्छा, ये 1000 बच्चे टोटल आर्ट्स में है, इनमें कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे। टोटल गर्ल्स कितनी है, सभी को मिला के टोटल गर्ल्स यहाँ पे रखिए 1500। अब गर्ल्स कितनी हुई है आर्ट्स में 1500 का 30%, तो 1500 का 30% कितना हो जाएगा आपका ये 450। तो आपके 1000 बच्चे टोटल आर्ट्स में हुए हैं, ये तो 450 गर्ल्स हो गई। बॉयज कितने बचे आर्ट्स में 550, 1000 माइनस 450 से आया, तो ये ठीक है, ये तो आपका 550 आ गया। गर्ल्स मैनेजमेंट, टोटल गर्ल्स कितनी है 1500 है, मैनेजमेंट में कितनी है 15%, तो 1500 का 15% कितना हो जाएगा आपका 225। तो गर्ल्स जो मैनेजमेंट में है वो आपके 225 है। इनका रेशियो पूछा है, इट इज 2:1, तो ए इज योर राइट आंसर। दिस बुक इंक्लूडिंग ऑल द चैप्टर्स इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो बुक की बात कर रहा है। जब भी हम इंक्लूडिंग ऑल करते हैं जो पहले वाली वर्ब होती है उसके कारण आपका आंसर आएगा। द स्टूडेंट्स, ये देखो ये वो है आपका क्या है, प्लूरल है आपका, ठीक है, ये दिख रहा है स्टूडेंट्स हैं, एज वेल एज इंस्ट्रक्टर, तो एज वेल एज यूज होता है, तो जो पहली वाली वर्ब है उसके कारण आपकी ये आएगी। द स्टूडेंट एज वेल एज इंस्ट्रक्टर आर इन एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर स्टूडेंट होता तो इस आता, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे आ रहेगा, तो ये सी इज योर राइट आंसर। द पीपल आर वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्किंग देयर व्हीकल्स, ये आपका फ्रॉम पार्किंग ही आएगा, दिख ही रहा है, नियर द एंट्रेंस ऑफ द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। आपको पता है ना प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, रोकना। प्रोहिबिटेड मतलब होता है तो प्रोहिबिट कर दिया आपको, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रोकना, मतलब सही मुझे वर्ड नहीं आ रहा, प्रोहिबिट करना है ना, मतलब जाने की आज्ञा नहीं है आपको, तो प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम का यूज होता है। डू अंडो अपोजिट है, ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट, सी। स्टॉक मार्केट्स प्लंज्ड, प्लंज का मतलब होता है डूब जाना, मतलब या फिर नुकसान होना या गिर गई, भारी गिरावट जिसको बोलते हैं, प्लंज्ड हो गई बिल्कुल। एट द न्यूज ऑफ द कोप, कोप का मतलब होता है इलीगल, आपने पावर को हथिया लिया है, जैसे गवर्नमेंट को आपने हटा के आर्मी रूल आ गया, मतलब समथिंग लाइक दैट। इफ द PQRS आर द 4 इंडिविजुअल्स, हाउ मेनी टीम ऑफ द साइज एक्सीडिंग 1, आपको टीम बनानी है जिसका साइज 1 से ज्यादा हो, कैन बी फॉर्म्ड विद Q एस अ मेंबर। अच्छा, अगर Q मेंबर है तो जो टीम बन सकती है 1 से ज्यादा होना चाहिए, या तो 2 मेंबर की बन सकती है, वो 3 मेंबर की बन सकती है, 4 मेंबर की बन सकती है। इन्होंने लिखा है Q जरूर होना चाहिए। अच्छा, अब 2 मेंबर की बचेगी तो आपके पास Q तो रहेगा ही, तो PRS में से आपको 3 में से कोई एक बंदा और लेना है, तो इस तरीके के तो जाएंगे 3C1। अब अगर मैं 3 मेंबर की टीम बनाऊंगा, 3 मेंबर में क्या होगा कि आपका Q तो फिक्स हो गया, मुझे 2 और चूज करने हैं, इन 3 में से चूज कर सकता हूं, तो 3C2। अब मुझे 4 मेंबर की टीम बनानी है, Q तो रहेगा ही रहेगा, तो 3 में और चूज कर सकता हूं, तो इन 3 में से तीनों को चूज करना पड़ेगा ये। अब ये तरीके क्या है, या तो मैं ये करूंगा, या तो मैं ये करूंगा, या तो मैं ये करूंगा, तो जब भी या होता है तो प्लस आता है, अगर यही एंड होता तो मल्टीप्लाई हो जाता। बहुत आसान है। तो 3C1 3 होता है, 3C2 3 होता है, 3C1 3 होता है, तो 3 3 6 और 1 7, तो 7 ऐसे तरीके हैं, क्योंकि Q को तो हमें मेंबर रखना ही रखना है, आपको तो बस इन तीनों में तो चूज करना है। अब तीनों में 2 मेंबर की बनेगी तो Q तो ऑलरेडी है, तो एक ही मेंबर चूज कर सकते हो 3C1। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को करा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ अ बैंक in India is defined as an asset which remains unpaid by a borrower for a certain period of time in the term। देखो इसमें क्या होता है, सब मैं आपको एनपीए बता देता हूँ। एनपीए क्या होता है, आपने लोन लिया, सपोज करो ये आप हो, ये इंडिविजुअल है ना, ये ऐसे, और ये बैंक है, ये बैंक के पास गया, आपने बैंक से 500 रुपए लिए सपोज करो। अगर आपने 500 रुपए एक डेफिनेट पीरियड के बाद बैंक को वापस नहीं करे, डेफिनेट पीरियड, वो पीरियड जो होता है आरबीआई डिसाइड करता है। मान लो कि आपको 2 साल में वापस करने थे, आपने 2 साल में वापस ना करी, उससे ज्यादा टाइम ले लिया, एक डेफिनेट पीरियड तक आपने वापस नहीं करे, तो वो एनपी हो जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब बैंक के लिए वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब वो आपके बैड लोन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला फॉर अ सर्टेन पीरियड, ये आपका एनपी होता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज चेंज द डेफिनेशन ऑफ द एनपीए ड्यूरिंग द
1993 से 2004 के बीच में उन्होंने एनपीए की डेफिनेशन चेंज करी है इन द टर्म्स ऑफ द होल्डिंग पीरियड ऑफ द लोन, कि आपका लोन का जो होल्डिंग पीरियड है उसके चक्कर में। तो होल्डिंग पीरियड वाज रिड्यूस बाय द 1 क्वार्टर ईच टाइम। देखो होल्डिंग पीरियड ही मेन चीज होती है कि कितने टाइम बाद वो रिपे नहीं करेगा, कितने टाइम तक वो रिपे नहीं करेगा तब उसे एनपीए कर दिया जाएगा। एंड वाज रिड्यूस बाय द 1 क्वार्टर ईच टाइम। इन 1993 में वो 4 क्वार्टर का था। आपको समझ आया, हर क्वार्टर में वो 1/4 ऑफ क्वार्टर से रिड्यूस कर रहे हैं। एक क्वार्टर का मतलब क्या है, 4 क्वार्टर का मतलब क्या है, 4 क्वार्टर का मतलब है 360 डेज। एक क्वार्टर का मतलब कितना होगा, 90 डेज का होगा। उन्होंने 1993 से 2004 तक 3 बार करा है ये थ्राइस, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग पैराग्राफ द होल्डिंग पीरियड ऑफ द लोन्स आफ्टर द थर्ड रिवीजन। अब थर्ड रिवीजन में क्या है, आपको इसमें जो है 1 क्वार्टर से कर रहे हैं हर बार। जब भी एक बार रिवाइज करते हैं ना एनपीए को, एनपीए बिल आया रिवाइज कर दिया, तो जो भी आपका होल्डिंग पीरियड था उसको 1/1 क्वार्टर से आप क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में 360 दिन थे, एक क्वार्टर में आपका 90 दिन से कम करा, फिर दूसरे क्वार्टर में 90 दिन से कम करा, तीसरे में भी 90 दिन से कम करा, टोटल 270 दिनों से कम कर दिया। तो टोटल कितना बचे, 90 डेज बचे, ठीक है। सेलेक्ट द एलिमेंट ऑफ दिस, आपको दिखाना है जेड डब्ल्यू वी आर क्यू पी। अब देखो पता होना चाहिए, जेड 26 होता है, ये 23 22 होता है, ये आपका 18 17 और ये 16 होता है। अब देखो 26 में से 2 गए, 3 गए, यहाँ पे यहाँ गया 23 में से, फिर ये सॉरी ये 23 नहीं, अगला वाला ये लास्ट से आ रहा है, 22 में से 4 गए। तो हो क्या रहा है आपका, ये 3 गया, फिर ये 4 गया, अब ये 5 जाएगा। 16 में से 5 गए 11, 11 किसका होता है, के का। यहाँ पे 1 वर्ड था, यहाँ पे 2 वर्ड थे, यहाँ पे 3 वर्ड थे, यहाँ पे 4 आएंगे। तो के से पहले अब आपका कौन सा आता है, जे आई एच, राइट, के जे आई और एच। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये। तो ये बहुत आसान था। नेक्स्ट देखो, गिवन अ सेमी सर्कल विद ओ एस अ सेंटर, ये आपका सेमी सर्कल है ऐसा, इट इज योर सेमी सर्कल है दिस, ओ एस अ सेंटर, ये रहा एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ वेक्टर ए सी प्लस सी बी। देखो मान लो ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी क्या है, रेडियस ही है भाई, सेंटर से किसी पॉइंट की रेडियस, ये भी आपकी रेडियस ही है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी, तो ये रूट 2a हो जाएगी, ये भी आपकी रूट 2a हो जाएगी। तो ए सी वैक्टर कितना होगा, ए सी वैक्टर आपका रूट 2a होगा, बी सी वैक्टर भी आपका रूट 2a होगा, और ए बी वैक्टर आपका 2a होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 रूट 2a डिवाइड बाई 2a। तो ए 2 विल कैंसिल, दैट इज रूट 2। तो ए इज योर राइट आंसर। The revenue and the expenditure of the 4 different companies PQRS in 2015, PQRS का 2015 में दिखा रखा है। If the revenue of the company Q in 2015 was 20% more than the 2014 में, जो आपका Q का रेवेन्यू था 2015 में, वो 2014 के रेवेन्यू से मतलब 20% ज्यादा था, मतलब 1.2 टाइम्स था, राइट। और 2015 में Q का रेवेन्यू कितना है आपका, 45। तो 15 में क्यू का रेवेन्यू कितना, 45। तो 2014 में कितना होगा क्यू का रेवेन्यू, आपको आ जाएगा 45 बाई 1.2। इफ यू सॉल्व इट इट इज कमिंग आउट टू बी 37.5। तो ये आपका हो गया क्यू का रेवेन्यू, राइट। एंड क्यू हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ द 10% ऑन द एक्सपेंडिचर, जो उसका प्रॉफिट है दैट इज द प्रॉफिट डिवाइड बाय द एक्सपेंडिचर इनटू 100 कितना है, 10% है, दैट इज योर 10%, है ना, ये आपका 10% है। और प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मैंने बताया था रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। ये रहा रेवेन्यू कितना था आपका 45 था उस साल, तो 45 माइनस सॉरी 37.5 था 2014 में, 37.5 था, माइनस एक्सपेंडिचर को x मान लो, डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 10 बाई इस 100 को इस साइड ले, और 10 बाई 100, ऐसे तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा 375 माइनस 10x इक्वल टू x, तो ये आ जाएगा 11x इक्वल टू 375, x विल बी 34.09, इसको बोल सकते हो 34.1। तो उन्होंने एक्सपेंडिचर ही पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। ही इज नोन फॉर हिज अनस्क्रूपलस वेज, ही ऑलवेज शेड्स क्रोकोडाइल टीयर्स। देखो टीयर बोले भी जाते हैं मगरमच्छ के आंसू, है ना। वो अनस्क्रूपलस वेज करता था टू डिसीव द पीपल, धोखा देने के लिए। वो तो नहीं, लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, तो आपका सी आ जाएगा क्रोकोडाइल। जोफ्रा आर्कर, है ना, बहुत ही अच्छा इंग्लैंड का फास्ट बॉलर है, इट्स इंग्लैंड फास्ट बॉलर,
इट इज एक्यूरेट बट इट इज मोर फास्ट देन द एक्यूरेट, राइट। ये आपका मोर फास्ट है, ये सेंस भी लग रहा है इसका ना, देन एक्यूरेट। सेलेक्ट द वर्ड दैट फिट्स द एनोलॉजी। बिल्ड से आपका बिल्डिंग बना है, ग्रो से आपका ग्रोथ आएगा, ग्रोइंग मत कर देना वहां पे, है ना, ग्रोथ। I do not think you know the case well enough to have the opinions. Having said that, I agree with your other point. मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको इस केस के बारे में ओपिनियन देने का इतना ज्यादा मतलब इनफ नॉलेज वगैरह है, पर इसके बावजूद, हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद ही मैं आपके ओपिनियन से सहमत हूँ, राइट। तो डिस्पाइट व्हाट यू हैव सेड, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, और हैविंग सेड दैट का मतलब ही होता है इसके बावजूद, है ना। आपने पढ़ा होगा ये वाला इंटीजर है, इसको बोलते थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैं थोड़ा सा याद दिलाया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता था, लाइक आपने 2 भरा तो 2 ही आएगा, लाइक 2.1 भरा तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा इंटीजर आएगा, लाइक 2.4 की वैल्यू भी 2 होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, लाइक 2.8 ये भी आपका 2 ही आएगा, राइट। ये विद लेस देन और इक्वल टू द एक्स फॉर ईच दिस, आपको y इक्वल टू एक्स में अगर आपका x 1 to 4 में वेरी हो रहा है तो आपको देखो इसका मतलब क्या होता है। सपोज करो x आपका यहाँ पे 4 पर है, तो जस्ट 4 पर x की वैल्यू 4 होगी, फिर ये 4 से कम हुआ, 1 से 4 के लिए करना है ना, 4 यहां पर होगा, 1 मिनट, ये 1 है, 1 से अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, राइट, 1.1 है तभी इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। अगर मैं यहाँ पे से ग्राफ खींचूंगे तो ये x क्या है, ये 1, मैं 1 से 1.1 करा तभी y 1 ही है, क्योंकि ये 1.1 के लिए भी इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि इंटीजर पूछता है। जैसे 1.3 से थोड़ा छोटा इंटीजर कौन सा है उसके बराबर 1, 1.4 से छोटा है उसके बराबर 1, तो 1.4 से सबके लिए वैल्यू 1 रहेगी। जैसे ही आप 2 पे आओगे, जैसे ये 2 पर गए तब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यदि 2 पर गए, जैसे ये x 2 पर आया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, फिर ये 2 से आपकी 2.2 है तब भी 2 रहेगी, तो 2 से 3 के बीच में 2 ही रहेगा। तो जैसे ये 3 से 4 के बीच में आएगा तभी आपका कितना हो जाएगा, ये वाला, जैसे ये 3 से 4 3 पे आएगा 3 हो जाएगा, 3 से 4 के बीच में 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसका ये कर्व आ गया, दिस इज योर कर्व 1 से 4 के बीच में, ये आपका कर्व आ गया, दिस वन, ठीक है। अब आपको इसका जो है एरिया निकालना है, तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1, राइट, ये तो रेक्टेंगल से निकल जाएगा, ये भी 1 है तो 1 इंटू 1, ये कितना है 1 है, और ये कितना है 2 है, तो प्लस 1 इंटू 2, प्लस ये कितना है 1 है, और ये कितना है 3 है, प्लस 1 इंटू 3, तो ये आपको हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, तो 6 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, क्राउड फंडिंग डील्स विद द मोबिलाइजेशन ऑफ द फंड्स फॉर अ प्रोजेक्ट फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ द पीपल हु वुड बी विलिंग टू इन्वेस्ट स्मॉलर अमाउंट। देखो क्राउड फंडिंग समझ रहे हो, क्राउड फंडिंग में क्या होता है, बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर जो है मिलकर पैसा डालते हैं क्राउड फंडिंग में, और वो अपनी खुशी से डालते हैं। आपको प्रोजेक्ट फिजिबल लगता है, यू शुड, आपको होता है ना कि किसी का बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन उसको फंडिंग नहीं मिल पाती, तो क्राउड फंडिंग एक प्लेटफॉर्म होते हैं ऑनलाइन, बेसिकली ये चलता है, बेसिकली प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पे मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर इस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबको प्रॉफिट होगा, तो ये क्राउड फंडिंग का नया कॉन्सेप्ट आया। तो बेसिकली द फंड रेट्स थ्रू द अनविलिंगफुल कंट्रीब्यूशन, नहीं, पीपल अपनी आइडिया को देखकर विलिंगफुली कंट्रीब्यूट करते हैं, तो गलत है। पीपल रेज टू द लार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन, नहीं भाई, ये तो बहुत ही स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन, हर कोई बहुत कम कम पैसा लाते हैं लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वो लार्ज भी हो सकता है, टोटल भी, और स्मॉल भी हो सकता है। द फंड रेज टू द कोएर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, नहीं, द फंड रेज टू द वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ठीक है। वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, इंटरनेट बेस में आपको वेब बेस के थ्रू आपकी क्राउड फंडिंग चलती है। PQRS आर टू बी यूनिकली कोडेड एज अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा से ना हमें ऐसा कोड करना है ताकि ये यूनिक रहे। देखो लिखा भी यूनिक, मतलब अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैंने P को कोड करा अल्फा अल्फा, तो अल्फा अल्फा किसी और का कोड नहीं हो सकता क्योंकि यूनिक कोड है P का। ऐसी Q का कोड क्या है, अल्फा बीटा, अभी अल्फा बीटा सिर्फ Q का होगा। अब R और S को क्या क्या कोड कर सकते हो, तो भाई R और S को मैं होता है मैं बीटा अल्फा कर दूं या फिर मैं बीटा बीटा कर दूं, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं, राइट। मतलब अब अल्फा अल्फा तो हो ही गया यूज, अल्फा बीटा भी हो गया, तो यही बचते हैं बीटा अल्फा, तो एक आंसर तो यही हो गया। अच्छा ये तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि अल्फा बीटा तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो ये तो रहेगा ही नहीं आर और एस का। यूनिक पूछा ना आपने, पी और क्यू में यूज हो गया है, ये भी नहीं होगा। अल्फा अल्फा आपका यूज हो चुका है, ये वाला बीटा बीटा आपका, सॉरी अल्फा बीटा आपका यूज हो चुका है, ठीक है। एलिमिनेशन से भी हुआ था और दिमाग से भी हुआ था, डी इज राइट आंसर। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, देखो इनको जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना 8 88 जब भी है, तो आप बस n इक्वल टू 1 करके देख लो। n इक्वल टू 1 पे सम कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म का सम कितना 8 है, अगर एक ही टर्म होता है ना,
तो ये भी अब n इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाइड करेगा। अब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 के लिए कैसे करोगे इसको पेपर में? सबसे पहले देखो ये हमेशा चारों के चारों कॉमन होती हैं ये, तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लिए किसी को भी। 81/80 टेंस टू दी पावर 1 माइनस 1, तो कितना हो गया 81/80 इंटू 9, है ना? सही कर रहा हूँ ना? 81/8, अच्छा हाँ, ये तो देखो यहाँ से पता लग गया। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, तो आपको पता लगेगा ये तो है ही नहीं ऑप्शन, ये भी नहीं है, तो आपका या तो ये है या फिर ये है। तो अब इसको एक बार इसको चेक कराओ ये वाले को, तो 80/81 पता लग जाएगा वहां पे, आसान है ये। 10 माइनस 1 इंटू 9, इन 9 से तो काटोगे कितना बचेगा? 80/9। अब मुझे भी यहाँ पे ऐसा मल्टीपल 9 का ही लाना होगा ताकि पूरा डिवाइड हो, ताकि मैं 8/9 से एक बार इसको सपोज करो मैं डी को चेक करता हूँ। 8/9, तो 80 में से 8 गया 72 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 8, तो यही आपका होगा। दिख भी जाएगा आपको, मैच नहीं होगा ये, तो आप ये याद भी करके आ सकते हो, वरना तो आपको ट्रिक है कि 8 कॉमन लो पहले। अगर आप इसको पूरा करना चाहते हो तो टाइम लगेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा, मतलब इट्स नॉट ईजी। अगर आप देखोगे तो क्लास 12 का ही क्वेश्चन है। आप 8 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 1 + 11 + 111 एंड सो ऑन। फिर आप इसको लिखोगे 8, इसको लिखोगे 10 माइनस 9, फिर ऐसे इसको करोगे 1 + 10, ऐसे करके कुछ ना कुछ करते हैं इसको, है ना? थोड़ी पहले 9 से डिवाइड करो, 9 से मल्टीप्लाई करो तो 999 होगा, फिर 999 होगा, फिर 9 को लिखोगे 10 माइनस 1, फिर को लिखोगे 10 स्क्वायर माइनस 1, बहुत टाइम लगेगा भाई। फिर 10 की सीरीज अलग बनेगी जीपी की, फिर A1 की सीरीज, ऐसे करके आंसर आता है। तो सबसे आसान तो भैया वही है कि आप डायरेक्ट ये कर दो, है ना? डायरेक्ट चेक करके देख लो, उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। सेलेक्ट द ग्राफ दैट इज रिप्रेजेंट बाय द y इक्वल टू x की पावर m और y इक्वल टू x की पावर 1/m का हमें ग्राफ पहुंचाना है। देखो तो आप m की जगह 2 रख के देखो, y इक्वल टू x स्क्वायर होगा, y इक्वल टू रूट x होगा, राइट? अब हमें पता है y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, जैसे आप पैराबोला पढ़ते थे तो पैराबोला ग्राफ ऐसा कुछ आता था ऐसे करके, तो y इक्वल टू x स्क्वायर ऐसा कुछ जाएगा। आपको x ये इंक्रीज होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा तो y तो x स्क्वायर से इंक्रीज हो रहा है, और y इक्वल टू रूट x कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ये आपका y इक्वल टू रूट x का होता है। तो ये आपका x की पावर 1/m का हो गया, और ये आपका x की पावर m का हो गया। तो देख लो आप, तो y इक्वल टू x की पावर m का ये रहा, x की पावर 1/m का ये रहा, तो ए इज योर राइट आंसर। ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। The bar graph shows the data of the students who appeared in the past in the examination for 4 school. The average success rate, सक्सेस रेट क्या होता है कि पास डिवाइड बाय द appeared, राइट? तो आपके पास कितने हुए? P में आपके पास हुए 280, एपियर कितने हुए थे? टोटल 500, ये P का हो गया। Q में आपके पास कितने हुए? 330, एपियर कितने हुए थे? 600। यहाँ पे पास कितने हुए? 455, एपियर कितने हुए थे? 700। यहाँ पे पास कितने हुए? 240, एपियर कितने हुए थे? 400। तो ये रहा आपका डिवाइड बाई 100, राइट? डिवाइड बाई 4, सॉरी, ये आपका मतलब एवरेज पूछा है इनटू 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 59%। तो 59% इज राइट आंसर। तो आपके इसमें इतने ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।